भारत की विकास की कहानी असल में एक असाधारण कहानी है। सोचिए, अरबों लोगों की उम्मीदें, उनकी महत्वाकांक्षाएं और साथ ही अविश्वसनीय चुनौतियां। लेकिन इन सब के बीच एक ही सवाल है जो बार बार सामने आता है। क्या तरक्की और इंसानियत, ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? यही है वो महान संतुलन जिसे साधने की कोशिश हो रही है। और यहीं पर ना भारत की कहानी में एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। एक तरफ तो हम सुनते हैं कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, जाहिर है ये एक बड़ी बात है। लेकिन फिर जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मानव विकास के मामले में, मतलब लोगों की जिंदगी कैसी है, उस मामले में रैंक 132वीं है। यही वो रस्साकशी है जिसे आज हमें समझना है, वो तेज रफ्तार और आम इंसान की जरूरतों के बीच का संतुलन। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत इस दोहरी चुनौती से निपट कैसे रहा है। इसका जवाब एक ऐसे आइडिया में है जो अब देश के विकास की रणनीति की, कह सकते हैं, नींव बन चुका है। और वो आइडिया है सतत विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब ये कोई नया विचार नहीं है। सोचिए, ये बात दशकों पुरानी है, लेकिन आज इसकी अहमियत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट में इसे कुछ इस तरह समझाया गया था। अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब बस इतना है कि हम आज जो भी तरक्की करें, उसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियों को न चुकानी पड़े। ये भविष्य के प्रति हमारी एक सीधी सीधी जिम्मेदारी है। तो इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए ना 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर एक साथ काम करना होता है। सबसे पहला तो है आर्थिक विकास, जिससे सबके लिए मौके बने। फिर आता है सामाजिक समावेश, मतलब ये पक्का करना कि कोई भी पीछे ना छूटे। और तीसरा पर्यावरण संरक्षण, ताकि हमारा ये प्लैनेट, हमारा घर सुरक्षित रहे। और देखिए, ये तीनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन स्तंभों पर भारत की जमीनी हकीकत क्या है। कुछ आंकड़े सच कहूं तो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे मानव विकास में 132वां स्थान, जेंडर इनइक्वालिटी में 122वां। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो चुनौतियां हैं जो हमें बार बार याद दिलाती हैं कि सफर अभी भी बहुत लंबा है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो बेहद शक्तिशाली है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 41.5 करोड़। इतने लोगों को भारत ने सिर्फ 16 सालों में, 2005 से 2021 के बीच, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। ये संख्या, ये तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और ये दिखाती है कि इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाना मुमकिन है। देखिए, गरीबी से लड़ने का मतलब सिर्फ किसी को पैसे देना नहीं होता। इसका असली मतलब है उस दुष्चक्र को तोड़ना, उस साइकिल को तोड़ना जो पीढ़ियों को अपने में जकड़े रखती है। इसे अर्थशास्त्री गरीबी का दुष्चक्र या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो खुद ब खुद चलता रहता है। सोचिए, कम आमदनी है तो मतलब खराब सेहत और बच्चों के लिए अधूरी पढ़ाई। जब सेहत और पढ़ाई ठीक नहीं तो नतीजा, काम करने की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो जाहिर है आमदनी भी कम ही रहेगी। ये एक ऐसा पहिया है जो बस घूमता ही रहता है। ये देखिए, ये चक्र खुद को ही ताकत देता रहता है और इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब है सीधा हस्तक्षेप, यानी इस दुष्चक्र के हर एक हिस्से पर एक साथ चोट करना। इसके लिए कई योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा रोजगार देकर सीधे सीधे आमदनी वाली समस्या पर वार करता है। PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना सिर पर छत देकर जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लोगों को खुद के पैरों पर खड़ा होने की ताकत देता है। तो ये सिर्फ योजनाएं नहीं है, ये गरीबी के उस चक्र पर किया गया एक सोचा समझा बहुआयामी प्रहार है। और इसी समावेश की दिशा में एक और बहुत बड़ा कदम रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जनधन योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा, जरा सोचिए, 50 करोड़ से ज्यादा जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले गए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि करोड़ों लोग पहली बार देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़े। इससे सरकारी मदद बिना किसी बिचौलिए के सीधे उन तक पहुंचती है और उन्हें बचत करने का भी एक जरिया मिला। अच्छा, अब बात करते हैं भारत की उस ताकत की जो इसकी सबसे बड़ी संपत्ति भी है और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। और वो है यहाँ के लोग, खास तौर पर यहाँ के युवा। आंकड़े देखें तो भारत की करीब 65% आबादी वर्किंग एज यानी काम करने वाली उम्र की है।
इसी को अर्थशास्त्री कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में कमाने वालों की संख्या उन पर निर्भर लोगों से कहीं ज्यादा है, और ये किसी भी देश के लिए एक सुनहरा मौका होता है। और ये भी सोचिए कि भारत की औसत उम्र सिर्फ 28 साल के आसपास है। ये चीज़ भारत को दुनिया की सबसे युवा बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाती है। ये अपने आप में ऊर्जा और क्षमता की एक बहुत बड़ी लहर है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, सिर्फ युवा होना ही काफी नहीं होता, क्योंकि एक बड़ी आबादी अपने आप में कोई फायदा नहीं बन जाती। ये मौका एक असली संपत्ति तभी बनता है जब ये युवा आबादी स्वस्थ हो, पढ़ी लिखी हो और उसके पास हुनर हो। और बस यहीं पर मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में निवेश की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। चलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक चुनौती देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की सिफारिश है कि हर 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में ये अनुपात अभी 1457 लोगों पर एक डॉक्टर का है। तो ये एक ऐसा गैप है, एक ऐसा अंतर है जिसे भरना बहुत जरूरी है। और इस चुनौती का जवाब भी बहुत बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है, जैसे कि आयुष्मान भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। फिर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो गांव और शहरों में हेल्थ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। और मिशन इंद्रधनुष, जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों का टीकाकरण पूरा हो। अच्छा, स्वास्थ्य के साथ साथ जो दूसरा सबसे जरूरी पिलर है वो है शिक्षा। और इस फील्ड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। इसका मकसद है शिक्षा को रटने वाली संस्कृति से बाहर निकालकर कौशल और असल समझ की ओर ले जाना। और ये बदलाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये सोच का बदलाव है। जो पुरानी 10+2 वाली बनावट थी, जिसका फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर था, उसकी जगह अब 5+3+3+4 की एक नई संरचना ले रही है। इसका मकसद है कि छात्रों को सिर्फ किताबों का ज्ञान न मिले, बल्कि भविष्य की नौकरियों के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है और जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो सब सिखाया जाए। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, संतुलन पर। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास, लेकिन साथ ही सामाजिक बराबरी और पर्यावरण की सुरक्षा, इन तीनों को एक साथ साधना, यही 21वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी और सबसे अहम चुनौती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले इस देश को अपने आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए आज वो एक सबसे ज़रूरी निवेश क्या करना चाहिए। इस पर ज़रूर सोचिएगा।